हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, बीपीएससी की तरफ से एक नई अपडेट आई है जो कि है आपका असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एईडीओ के बारे में। ये वैकेंसी 2025 में आई थी और इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये नया अपडेट, परीक्षा कब होगी और सबसे जरूरी चीज़ कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमें सब कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इसकी जो परीक्षा है जनवरी 2026 में होगी। ये आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि 2-3 दिन पहले हुआ था, उसमें उन्होंने साफ यह स्पष्ट किया कि एग्जाम जो है वो 15 जनवरी के बाद होगा। तो 15 जनवरी के बाद कहने का मतलब हो सकता है वो 1 सप्ताह बाद हो जाए या 10 दिन के बाद हो जाए। आप लोग तैयार रहिएगा, इसकी परीक्षा में अब और ज्यादा विलंब नहीं होगी। हम लोग बीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई और आयोग नहीं। बीपीएससी अपना एक बकायदा कैलेंडर निकालती है, एग्जाम कैलेंडर। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है तो वह करके, और जो भी डेट दिया रहता है उस डेट में, उस तिथि में ये एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के द्वारा और भी बहुत सारी बातें बोली गई एईडीओ के बारे में। खास करके उन्होंने ये अपडेट दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जैसे इसमें लगभग 9,80,000 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो उनका कहना था कि देखिए, एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करवाना जो है, कैपेसिटी है लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में फॉर्म भरी गई है तो ये हो सकता है कि मल्टीपल फेजेस में हो। तो मल्टीपल फेजेस में अगर एग्जाम होता है तो इसका साफ मतलब है कि वह नॉर्मलाइजेशन करेंगे। क्योंकि देखिए, हो सकता है जैसे अभी रिसेंटली जीविका के पेपर्स चल रहे हैं, किसी भी पोस्ट का आप ले लीजिए, वो 2 से 3 दिन या 4 दिन चल रहे हैं। किसी किसी एग्जाम के तो 4 से 5 दिन चल रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल फेजेस में नॉर्मलाइजेशन का क्लियरली मेंशन्ड है उसमें, कि उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। किसी दिन क्वेश्चन का लेवल जो है वो इजी रहे, किसी दिन वो हार्ड रहे, किसी दिन मॉडरेट रहे। तो इसीलिए अगर मल्टीपल फेजेस में एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा क्या, नॉर्मलाइजेशन ही होती है। लेकिन उन्होंने ये वर्ड नहीं इस्तेमाल किया नॉर्मलाइजेशन के बारे में, बस उन्होंने बोला कि हो सकता है मल्टीपल फेजेस में हो। बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि सर टीआरई 4 के बारे में। तो देखिए, टीआरई 4 के बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया। ये जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी इन्होंने टीआरई 4 के बारे में कुछ नहीं बताया। तो हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि उसके बारे में आयोग ने अभी कोई ऐसा डेट नहीं सोच रखा है। अगर ये करेंगे तो पहले से इन्फॉर्म कर देंगे ये। तो चलिए, ये तो अपडेट हमने जान लिया कि इसका जो एग्जाम है वह जनवरी में संभावित है और बहुत जल्द ही इसका डेट भी रिलीज करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसकी क्या एग्जाम की पैटर्न होगी। तो देखिए, इसमें टोटल 3 पेपर के एग्जाम होंगे। एक जनरल लैंग्वेज होगा, सामान्य भाषा। दूसरा समान अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज। और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ और रीजनिंग। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है लैंग्वेज का, जिसमें 2 पार्ट होंगे, एक इंग्लिश का होगा, एक हिंदी का होगा। सारे जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज पेपर को डिस्कस करते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश जो है वह 30 मार्क्स का होगा और हिंदी 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव नेचर का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, दोनों को मिला के 2 घंटे की समय रहेगी और मार्क्स जो है 100 मार्क्स होंगे, यानी एक एक मार्क्स का। इसमें निगेटिव भी है 1/3, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है 1/3 निगेटिव है। ये लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि दोनों सेक्शन में से आपको 30-30% लाना है। इंग्लिश का भी 30% और हिंदी का भी 30%। इंग्लिश जो है ये 30 मार्क्स का होगा, यानी कि इसमें से आपको 9 मार्क्स लाने हैं और जनरल हिंदी में 21 मार्क्स लाने हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो यह 30 होगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इसमें 30 ले आए तो काम चल जाएगा, दोनों का 30% लाना होगा, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। और यह क्वालिफाइंग है। ये इसमें अगर आप पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तभी आगे का दोनों पेपर आपका चेक किया जाएगा। क्वालिफाइंग कहने का मतलब यही होता है। बाकी आइए, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड, ये क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है, बल्कि मेरिट जो है इसी पे बनेगा। सारा जो प्रक्रिया होना है इसी पे होना है, जो भी कैंडिडेट को मेहनत करना है इन्हीं पे। तो दोनों एग्जाम का नेचर ऑब्जेक्टिव ही होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का हो रहा है और समय अवधि जो है वह 2 घंटा ही दिया जाएगा। देखिए, जनरल स्टडीज बीपीएससी जो कंडक्ट करवा रही है उसका सिलेबस मोर सेम ही होता है, बस उसमें क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वह चेंज हो जाता है। अब जैसे यही चीज एलडीसी में पूछी जाएगी, जो कि 12th स्टैंडर्ड पे एग्जाम होता है, तो उसमें थोड़ी ना कि ये हिस्ट्री को बदल देंगे। हिस्ट्री में बस वो क्वेश्चन का स्वरूप चेंज करते हैं, और अगर 71st बीपीएससी में ये हिस्ट्री है तो उसमें क्वेश्चन का स्वरूप बदल जाता है। बाकी टॉपिक्स और सब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो जाता है। उसी अप्रोच को हम लोग क्लियर करेंगे, उसको हम लोग टारगेट करेंगे।
जनरल एप्टीट्यूड ये भी देखिए 100 मार्क्स का है। इसमें मैथ और रीजनिंग मैंने सिलेबस भी आगे डिस्कस किया है। तो कैंडिडेट्स को इन 2 पेपर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा और उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ये 100 में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, वह मैं करवाने की कोशिश करूँगा। इस तरीके की आपको तैयारी करवाऊँगा। तो बहुत सारे दोस्तों का ये रिक्वेस्ट था कि सर एईडीओ एग्ज़ाम के लिए हमारा प्रिपरेशन करवा दीजिए और सीजीएल 4 के लिए। तो सीजीएल 4 के लिए कुछ दिन के बाद मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि उसमें अभी समय है। लेकिन एईडीओ में हमारे पास समय नहीं है। मुश्किल से 1 महीने का समय है। तो देखिए आप लोगों का प्यार हम मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा ये और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। जीविका में देखिए सब्जेक्ट नॉलेज या जो भी पेपर मैं पढ़ा रहा था, वो पूरा मैं थ्योरी बेस्ड पढ़ा रहा था। आप लोगों का कांसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, वो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, उसका स्वरूप जो भी हो, आप लोग उसको अटेंड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए चूँकि हमारे पास समय की कमी है, तो थ्योरी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि इसमें सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, जनरल स्टडीज़ का या फिर मैथ का ही हो जाए। अगर हम लोग जनरल स्टडीज़ में देखते हैं हिस्ट्री की ही, तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न। तो कोई सा भी एक भी टॉपिक आप पढ़ना चाहिएगा तो उसमें मिनिमम आपको 3 महीने लगेंगे इन डेप्थ में जाके। तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि जितना से ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़र फ्रेंडली बनाऊँ, वो मैं कर दूँगा। सारे सब्जेक्ट्स इसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो जनरल स्टडीज़ में जो हमारा सेशन रहेगा उसमें थ्योरी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दोनों कंडक्ट करवाऊँगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम के पार्ट रह चुके हैं। देखिए ये एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पहली बार बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है और जिस भी एग्ज़ाम को पहली बार कंडक्ट करवाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है। जैसे आप देख लीजिए टीआरई फर्स्ट का। टीआरई फर्स्ट में आप लोगों ने देखा कि कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था और उसमें रिज़ल्ट भी कितना अच्छा हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि कट ऑफ आएगा क्योंकि देखिए अगर जनरल स्टडीज़ की हम लोग बात करें तो इसमें बीपीएससी जो सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों का जनरल स्टडीज़ बहुत ही अच्छा होगा। तो 100 में से हो सकता है वह 80 मार्क्स ले आएँ। लेकिन वही चीज़ है उनके साथ ड्रॉबैक है कि मैथ्स और रीज़निंग की वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। यहाँ पे उनके लिए ड्रॉबैक हो जाएगा। हो सकता है वो 50-60 पे ही रह जाए। लेकिन वही अगर हम लोग दूसरे कैंडिडेट को देखें जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका मैथ्स और रीज़निंग बहुत अच्छा होगा लेकिन जीएस उतना अच्छा नहीं होगा। मैथ्स और रीज़निंग में हो सकता है वह इसमें 80 मार्क्स ले आएँ और जीएस पोर्शन में आपका 50 और 60 के आसपास रह जाएँ। तो देखिए ऐसा नहीं होगा, दोनों का मार्क्स आपको देखा जाएगा और तभी जाके मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। क्योंकि पोस्ट भी आप जानते हैं वो अच्छी खासी पोस्ट है, लगभग 935 पोस्ट है। तो इसमें कट ऑफ भी हाई जाने की संभावना है चूँकि ये पहला एग्ज़ाम है और सबसे बड़ी बात कि कंडक्टिंग बॉडी बीपीएससी है। उसी के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी तैयार किया है जिसके तहत हम लोग ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए एक बार इसके सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। ये ऑफ़िशियल सिलेबस है, इसकी एडवर्टाइज़मेंट आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं @eclipse एजुकेशन। तो ये सामान्य भाषा का हो गया, हिंदी और इंग्लिश वो नॉर्मल पूछे जाएँगे ऑब्जेक्टिव नेचर के। जीएस में देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मैंने आगे के स्लाइड में इंग्लिश में एक-एक सेक्शन को मैंने कन्वर्ट कर दिया है और जनरल एप्टीट्यूड में मैथ और रीज़निंग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल स्टडीज़ का यानी समान अध्ययन। तो इसमें जनरल साइंस रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th क्लास तक के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स होगा, नेशनल और इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगा इसमें, इंडियन ज्योग्राफी भी होगा, रिवर्स होंगे, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन नेशनल मूवमेंट, खास करके ये टॉपिक इन्होंने मेंशन कर रखा है। देखिए यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल। फिर आइए बिहार स्पेशल। तो देखिए ये बिहार का सेक्शन मैंने अलग से लिख रखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इससे आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ने में एक परफेक्ट सिमेट्री मिलेगा। जैसे बिहार के लिए आप अलग से तैयारी कर सकते हैं, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी और इसके इम्पोर्टेंट नदियाँ, बिहार की इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस कहने का मतलब वो इकोनॉमी में सब कुछ पूछेंगे। इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था, यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं लिखा हुआ। अगर इकोनॉमिक्स लिखा रहता तो वो जीडीपी का ये पूछते हैं। बिहार का इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो स्वतंत्रता के बाद से लेके अभी तक का इकोनॉमी सब कुछ पूछ लेंगे और सबसे लास्ट में है रोल ऑफ बिहार इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब आइए देखते हैं हम लोग जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो इसमें मैंने रीजनिंग और मैथ को अलग से लिख रखा है इंग्लिश में, यहाँ पे सारा एक ही चीज में दिया हुआ है हिंदी में। देखिए रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, एनालॉगी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पैटियल विजुअलाइजेशन, स्पैटियल कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा कुछ इसमें रहेगा। ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन होगा, बीपीएससी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड। फिर मैथ्स का आप देखिए नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बेसिकली आपका नंबर सिस्टम पे ही सवाल है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ये सब आप लोग सॉल्व करते आए होंगे, कुछ ऐसा टिपिकल इसमें है नहीं।
फिर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सीआईएसआई और प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा है कि सर मैथ में प्रोबेबिलिटी भी पूछेगा, एडवांस मैथ भी पूछेगा, ये सिलेबस है। तो देखिए ये ऑफिशियल सिलेबस है, इससे ज़्यादा थोड़ी पूछेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आप लोगों के सामने, सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये अपडेट आई है। तो ये देखिए ऑफिशियल सिलेबस है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग जितना सिलेबस दिया गया है अपनी तैयारी उतनी तक ही रखें, इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करें क्योंकि देखिए वो अननेसेसरी आपका समय किल कर देगा। पढ़ा हुआ कभी ये नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन आपको एग्जाम फोकस करना है, किसी एक एग्जाम को फोकस करके आप तैयारी करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में आप प्रैक्टिस करिएगा। जब प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करिएगा। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि एईडीओ की तैयारी हम लोग कैसे करें इतने कम समय में। तो देखिए इससे रिलेटेड मैं डेली यूट्यूब पे क्लासेस लाऊंगा जिसमें सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज थ्योरी डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज कैसे डिस्कस करूंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडीवियल और मॉडर्न। तो एंशिएंट में भी चैप्टर हैं, जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, मौर्य काल है। तो ये सब मैं थोड़ा सा उसका थ्योरी डिस्कस करूंगा क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा है नहीं, समय सीमा के अंदर ही रह के हमें काम करना है। तो थोड़ा-सा थ्योरी मैं पढ़ाऊँगा और उससे रिलेटेड जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। फिर ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी का भी यही रहेगा, इकोनॉमिक्स का भी यही रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग के भी यही रहेंगे। और टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी, क्योंकि तुरंत टेस्ट सीरीज़ इसका लाना पॉसिबल है नहीं। टेस्ट सीरीज़ मैं 3 से 4 दिन में इसका अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऑफ़िशियल ऑनलाइन बैच मैं नहीं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सारा कुछ मैं यूट्यूब पे ही कंडक्ट करवाऊँगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।